हेलो एवरीवन। हम इस लेक्चर में बेसिकली मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर काम करने जा रहे हैं। मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये है कि जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने ये किया था कि एक सिंगल लिमिटिंग फैक्टर होता था या मटेरियल या लेबर, और उसकी बेसिस पे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला डिसीजन ले रहे थे। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि यस इट्स रिकॉर्डिंग। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हम मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं। अब मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर जब कभी भी आता है तो उसमें हम नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर सकते जैसे अब तक हमने काम किया है। हमें लीनियर प्रोग्रामिंग उस केस में यूज़ करना पड़ता है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली एक स्टैट्स का मेथड है और उसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि यूजुअली हम परफॉर्म करते हैं। तो इसको मैं बारी-बारी इसको डिस्कस कर रही हूँ और उसके बाद फिर हम इसका एक छोटा-सा क्वेश्चन करेंगे। लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट। देखिए, सबसे पहला काम आपने ये करना है लीनियर प्रोग्रामिंग में कि आपने ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, यूजुअली हमारे पास 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टू मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट, या तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, या ऑब्जेक्टिव ये होता है टू मिनिमाइज़ कॉस्ट। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव हम यूज़ करेंगे। लेकिन F5 में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन के ऊपर काम करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो कॉस्ट मिनिमाइज़ेशन भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो वो हमारे सिलेबस के बाहर है फ़िलहाल। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने कंस्ट्रेंट्स डेवलप करने हैं। अच्छा, कंस्ट्रेंट्स का मतलब है लिमिटिंग फैक्टर। कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ, या चलिए मैं इसको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू बताना शुरू करती हूँ, पहले स्टेप से हम बात करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट एक्स है और प्रोडक्ट वाई है। ठीक है, एक्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो है $10 पर यूनिट और वाई का कंट्रीब्यूशन है $15 पर यूनिट। तो जो पहला जो हम लिखते हैं, अच्छा अब हमारे यहाँ अब लिखने का तो खैर कॉन्सेप्ट अब कम हो गया बिकॉज़ हम अब मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस पे आ गए हैं। लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि ये इसको करते कैसे हैं ताकि अगर कभी ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकें। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यूजुअली हम इस तरीके से लिखते हैं, हम बेसिकली कंट्रीब्यूशन की इक्वेशन बनाते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल एक्स है, तो हम उसको एज्यूम करते हैं कि ये सेल्स वॉल्यूम है प्रोडक्ट एक्स का, और अगर स्मॉल वाई है तो ये सेल्स वॉल्यूम है प्रोडक्ट वाई का। यूजुअली ये क्वेश्चन में एग्जामिनर दे देता है, वरना हम इसको अजम्पशंस में ले लेते हैं कि लेट स्मॉल एक्स बी द सेल्स वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट अल्फा एंड स्मॉल वाई बी द सेल्स वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट बीटा। जो भी प्रोडक्ट है उसको हम एक सिंपल दे देते हैं जैसे मैथ्स में अलजेब्रा में हम किया करते थे। सो हम एक कंट्रीब्यूशन की इक्वेशन बनाते हैं ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट स्टेप में, और हम ये लिखते हैं कंट्रीब्यूशन जिसको यूजुअली हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 10x प्लस 15y। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर आप इंटरप्रेट करें तो इस इक्वेशन का मतलब ये बनता है कि मुझे नहीं पता कि x के कितने यूनिट्स बनाने हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे y के कितने यूनिट्स बनाने हैं, लेकिन जितने भी यूनिट्स हम x के बनाएंगे उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं अगर, तो मुझे x का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और जितने भी यूनिट्स हम y के बनाएंगे उसको अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं तो y का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और जब हम उन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ये सिंपल सी इक्वेशन हमने कंट्रीब्यूशन की हमेशा बनाते हैं, कंट्रीब्यूशन की इक्वेशन बनती है। फिर दूसरे स्टेप में हम कंस्ट्रेंट्स डेवलप करते हैं। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू कंस्ट्रेंट और एक होता है लेस देन इक्वल्स टू कंस्ट्रेंट। मेरा मशवरा है आपको कि अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका लेस देन और ग्रेटर देन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है तो कोशिश करें कि उसको ज़रा क्लियर कर लें। ये ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये बहुत बच्चों के साथ ये वाला मसला रहता है, थोड़ा सा जैसे अक्सर लोगों को राइट और लेफ्ट का प्रॉब्लम होता है, तो ये वाला भी बड़ा मसला रहता है। ये लेस देन है। इसको याद रखने का आसान सा तरीका ये है कि जहाँ पे ये टेल होती है वो छोटा एरिया होता है और जहाँ पे इसका हेड होता है वो बड़ा एरिया होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ कंस्ट्रेंट बनाने का? देखिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये पता चला कि भाई डायरेक्ट मटेरियल एक्स को बनाने में 3 kg लग रहा है और वाई को बनाने में लेट्स से 7 किलोग्राम्स लगता है। 7 इज टू मच, लेट्स मेक इट 2 किलोग्राम्स।
ठीक है। और जो मैक्सिमम मटेरियल मेरे पास है वो है 5000 किलोग्राम्स, इससे ज़्यादा मटेरियल मेरे पास नहीं है। या जैसे डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर इसको बनाने में लेट्स से 1.5 आवर्स ले रहा है, इसको बनाने में लेट्स से 4 आवर्स ले रहा है, और मैक्सिमम लेबर आवर्स मेरे पास हैं 6000। ठीक है। तो अब हम ये देखिए, अब दोनों में मसला है, ये भी मैं रिस्ट्रिक्टेड है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। डिमांड मुझे पता नहीं कि कौन सी यूनिट्स की कितनी डिमांड है, अनलिमिटेड डिमांड है इस वक्त फिलहाल। तो अब मुझे बेसिकली करना ये है कि मुझे एक ऐसा सॉल्यूशन डेवलप करना है जिसमें मटेरियल का कंजम्पशन 5000 को क्रॉस ना करे और लेबर के आवर्स 6000 को क्रॉस ना करें। दिस इज बेसिकली द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके अंदर रहते हुए काम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जब हम कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, जब हम कंस्ट्रेंट्स डेवलप करते हैं, तो उसमें हम लिखते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल का कंस्ट्रेंट। अच्छा, कंस्ट्रेंट्स को लिखने का तरीका ये है कि इसको अब पहले मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, फिर हम इसको मैथ्स की टर्म में लिखेंगे। इसमें हम ये लिखेंगे कि देखिए भाई, कंजम्पशन ऑफ एक्स, कंजम्पशन इन एक्स, मटीरियल, consumption of material in X plus consumption of material in Y should be less than or equals to 5000 kilograms, क्योंकि 5000 किलोग्राम से ज़्यादा मेरे पास मटेरियल नहीं है। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, देखिए कंजम्पशन कितनी हो रही है, कंजम्पशन हो रही है 3 किलोग्राम्स की। तो 3 kilograms used in the manufacturing of X plus 2 kilograms used in the manufacturing of Y should be less than equals to 5000। यानी जो भी x का सेल्स वॉल्यूम हम निकालेंगे, बिकॉज x को हमने सेल्स वॉल्यूम माना है, जो भी y का सेल्स वॉल्यूम हम निकालेंगे, क्यों जो भी y की वैल्यू आएगी, बिकॉज y को हमने प्रोडक्ट y का सेल्स वॉल्यूम माना है, इन दोनों को जब हम रिस्पेक्टिव कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5000 हो या 5000 से कम हो, 5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से डायरेक्ट लेबर का भी कंस्ट्रेंट्स हम डेवलप करेंगे। दैट विल बी वन लेबर आवर्स इन x plus labor hours in Y should be less than or equals to 6000. So we will write it 1.5 of X plus 4 of Y should be less than equals to 6000. So this is basically how we write some constraints, right? अच्छा, इसके अलावा एक और कंस्ट्रेंट होता है जिसको हम नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट कहते हैं कि x एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कि या तो सेल्स वॉल्यूम 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से कम, यानी माइनस सेल्स वॉल्यूम नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रेटर देन लेस देन के कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, दोनों लेस देन बना लिए हमने। अगर ग्रेटर देन बनाना हो तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे कहे कि देखो भाई, आपको मिनिमम प्रोडक्ट एक्स जो है वो 1000 यूनिट सप्लाई करनी है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी सप्लायर के साथ, किसी कस्टमर के साथ, सॉरी। तो हम क्या कहेंगे, देखो भाई, एक्स जो है, एक्स की प्रोडक्शन या तो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1000, ये 1000 से बड़ी हो या 1000 और 1000 से कम होगी तो भाई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा और फिर हमारे ऊपर पेनल्टी आ जाएगी। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने बनाने हैं ग्राफ। ग्राफ किस चीज़ का बनाएंगे, ग्राफ में हम जितने भी कंस्ट्रेंट हैं, जैसे यहाँ पे मटेरियल का कंस्ट्रेंट है और लेबर का कंस्ट्रेंट है, तो इन कंस्ट्रेंट्स को हम इन कंस्ट्रेंट को हम एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। अगर आप लोगों को ग्राफ बनाने में कोई मसला होता है तो थोड़ा सा शायद आप लोग यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करेंगे, बट आई होप हम इसको बना पाए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इक्वेशन ले लेंगे, दोनों इक्वेशन को बारी बारी कंसिडर करेंगे। पहले हम डायरेक्ट मटेरियल की इक्वेशन लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल की इक्वेशन है 3x प्लस 2y शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5000। ठीक है, हम इसकी इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, मैक्सिमाइज करने के लिए हम लेंगे इज इक्वल्स टू 5000, बिकॉज हम मैक्सिमम पे जा रहे हैं, तो मैक्सिमम कंजम्पशन 5000 केजीज हो सकता है। तो मुझे अब इस इक्वेशन से एक लाइन बनानी है, ग्राफ बनाना है। अच्छा देखिए, ग्राफ बनाने का रूल या लाइन बनाने का रूल ये है कि लाइन के लिए एटलीस्ट मेरे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए।
अगर मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से हम लाइन नहीं बना सकते। जैसे अगर मैं ये पॉइंट लिख दूं यहाँ पे और मैं कहूँ कि लाइन बनाओ, कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते आप। कहाँ ले जाएंगे लाइन पॉइंट को? अगर मैं एक पॉइंट और यहाँ पे बना दूं तो फिर हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो हमें इस इक्वेशन से दो पॉइंट्स चाहिए और दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हम निकालते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब ये है कि हम ये चेक करते हैं कि अगर मैं x को 0 रखूं ऊपर वाली इक्वेशन में तो y की क्या वैल्यू आएगी, और अगर y को 0 रखूं तो x की क्या वैल्यू आएगी। तो अगर मैं x को 0 रखूं तो x की जगह पे 0 आ जाएगा, y की जगह पे कुछ भी नहीं आएगा, तो 2y इज इक्वल टू 5000, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2500। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इधर y को 0 डालूं, दूसरा एक्सट्रीम y है कि y 0 हो जाए या x 0 हो जाए, तो y को अगर मैं यहाँ पे 0 डालूं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5000। तो x की जगह पे आ जाएगा 5000 अपॉन 3। तो मेरे ख्याल में ये आ जाएगा 1000। 5 डिवाइडेड बाई 3 इज 1666। तो ये आ जाएगा 1667 यूनिट्स। 1667 ले लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं, फर्स्ट को हम लिखते हैं 0,5000, सॉरी, इसको हम लिखेंगे 0,2500 क्योंकि x पहले आता है, y बाद में आता है। और इसको हम लिखेंगे 1667,0 क्योंकि y बाद में आता है। अब इसको हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे? देखें, इसको ग्राफ में प्लॉट करने का तरीका ये है कि हम x को 0 रखेंगे, बिकॉज ये x है, ये y है। तो x को जब हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2500 आ जाएगी, और जब हम y को 0 रखेंगे, y जब यहाँ पे होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 1667। तो हम एक मटेरियल की लाइन ले लेंगे और उसी तरीके से एक हम लेबर की लाइन ले लेंगे, और भी जितने भी कंस्ट्रेंट हैं उसकी हम लाइंस प्लॉट करते चले जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, हम इक्वेशन लेंगे, लेबर की इक्वेशन लेंगे, x को 0 रख के y की वैल्यू निकालेंगे, y को 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसको इधर ही प्लॉट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें निकालना है फीजिबल एरिया। अच्छा, फीजिबल एरिया बड़ा सिंपल सी चीज़ है। देखिए, ये शायद आपने इकोनॉमिक्स में कहीं पे पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो परेशान नहीं हो। देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन है, सपोज ये लाइन है इस इक्वेशन की, पहली इक्वेशन की, which is 3x plus 2y should be less than equals to 5000। तो इस लाइन में तीन एरिया है। एक एरिया है, इसको मैं थोड़ा लाइट कलर, एक एरिया है ये वाला, एक पहला एरिया, एक दूसरा एरिया है, और तीसरा जो है वो इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है। अब ग्राफ की प्रॉपर्टी ये है कि अगर तो हम वन वाला एरिया देख रहे हैं तो वन वाले एरिया में कोई सा भी पॉइंट आप उठा लें, उसमें जो मटेरियल का कंजम्पशन है वो 5000 से कम होगा। इस वाले पूरे प्रोपोर्शन में, इसको अगर मैं ए का नाम दे दूं तो इसमें मटेरियल का कंजम्पशन लेस देन 5000 होगा। इसमें मटेरियल का कंजम्पशन, ये जो पोर्शन है इसमें मटेरियल का कंजम्पशन ग्रेटर देन 5000 होगा। और ये जो पॉइंट्स मैंने इसके ऊपर बनाई है, इसमें कोई सा भी पॉइंट आप ले लें, इसमें मटेरियल का कंजम्पशन एग्जैक्टली 5000 होगा। तो हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन ये है कि मटेरियल का कंजम्पशन 5000 से 5000 से क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो अगर मैंने कोई भी सॉल्यूशन ऐसा बनाया जो इस एरिया में फॉल कर रहा होगा, तो वो उसमें कंजम्पशन मटेरियल का 5000 से ज्यादा हो जाएगा, विच इज इम्पॉसिबल। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? हम यहाँ पे ये कहेंगे कि देखिए, ये वाला जो एरिया है जो मैंने मल्टी कलर से बनाया है, ये वाला जो एरिया है, ये एक, ये दो और ये तीन, ये वाला जो एरिया है
ये मेरे लिए इस वक्त फीजिबल एरिया है। फीजिबल एरिया का मतलब ये है कि इसमें सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हमें जो मटेरियल है उसकी कंजम्पशन 5000 से कम चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं एक और एरिया बनाऊं, एक और लाइन बनाऊं और मैं कहूँ कि जी इसमें इक्वेशन जो है वो है 3x प्लस 2y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5000। अब आपका कंस्ट्रेंट है ग्रेटर देन होना चाहिए, कंजम्पशन ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर ये ग्रेटर देन का साइन है तो इसका फीजिबल एरिया कहाँ होगा, बाहर होगा, क्योंकि बाहर ग्रेटर देन होता है, ठीक है, इधर नहीं होगा। तो आसान अल्फाज में लेस देन अगर कभी होता है, लेस देन कंस्ट्रेंट होता है तो उसमें लाइन का फीजिबल एरिया हमेशा अंदर होता है, और ग्रेटर देन में लाइन उसमें फीजिबल एरिया हमेशा बाहर होता है। फीजिबल एरिया का मतलब वो एरिया जहाँ पे आपका सोल्यूशन पॉसिबल है। अच्छा, अब मैं दो लाइंस बना रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इसका फीजिबल एरिया है 2x प्लस 3y शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5000, और इसका है x प्लस y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2000, ठीक है। अब ग्रेटर देन होने का मतलब है इसका फीजिबल एरिया कहाँ होगा, बाहर, और लेस देन होने का मतलब है इसका फीजिबल एरिया होगा अंदर। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मेरा फीजिबल एरिया होगा वो ये वाला होगा। उसी तरीके से अगर मेरे पास दो लाइन है, एक लाइन है ये और एक लाइन है ये, इसमें मैं कहूँगी जी इसका फीजिबल एरिया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन का फीजिबल एरिया बाहर होता है, और इसका कंस्ट्रेंट है लेस देन इक्वल्स टू, इसका फीजिबल एरिया अंदर होता है। तो कोई कॉमन एरिया आ रहा है, नहीं, कोई कॉमन एरिया है ही नहीं। तो अगर कोई कॉमन एरिया नहीं है तो फिर हम कहेंगे इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। या जैसे अगर कोई लाइन मेरे पास आ गई, एक लाइन ये आ रही है और एक लाइन ये आ रही है, ठीक है, दोनों का कंस्ट्रेंट सपोज लेस देन है, तो इसका मतलब इसका फीजिबल एरिया भी अंदर आ रहा है, ठीक है, इसका फीजिबल एरिया भी अंदर आ रहा है। तो कौन सा एरिया ऐसा है जो कॉमन है, जिसमें दोनों कंस्ट्रेंट मीट हो सकते हैं। देखें, अगर मैं ए देखूं तो ए में ए जो है वो इस कंस्ट्रेंट, सपोज ये लेबर का कंस्ट्रेंट है, सपोज ये मटेरियल का कंस्ट्रेंट है, तो ए जो है वो लेबर के नीचे है, तो इसका मतलब लेबर वाली कंडीशन ए में सेटिस्फाई हो रही है। मटेरियल के ये ऊपर है, मटेरियल इस पॉइंट पे खत्म हो जाएगा, तो मटेरियल के लिहाज से आपके पास मसला हो जाएगा, तो ए मेरे लिए सोल्यूशन फीजिबल एरिया नहीं है। बी देखते हैं, बी जो है वो लेबर के बाहर है, तो लेबर के बाहर होने का मतलब ये है, लेबर के बाहर होने का मतलब ये है कि मटेरियल अवेलेबल होगा, लेबर अवेलेबल नहीं होगा। सो द ओनली पॉसिबल फीजिबल एरिया इज दिस वन। आसान अल्फाजों में अगर सारे कंस्ट्रेंट्स लेस देन होते हैं तो उसका फीजिबल एरिया ओरिजिन के फौरन बाद वाला एरिया होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने फीजिबल एरिया आइडेंटिफाई करने का तरीका देखा है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको 30-40% भी समझ में आ गई है तो उसका मतलब काफ़ी है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर होगा। स्पेशली अगर आप बिल्कुल कॉमर्स साइड की हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है शुरू में, क्योंकि आपने इक्वेशंस नहीं पढ़ी हुई होती, तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे।